नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज त्रिपुरा में 1,47,000 से अधिक लाभार्थियों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की पहली किस्त की हस्तांतरित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित कार्यक्रम में लाभार्थियों के बैंक खातों में 700 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भी की गई हस्तांतरित। तमिलनाडु के बाद अब केरल में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। तो मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। तमिलनाडु के बारिश प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी। अरहर की फसल में कीटों की मार। जलवायु परिवर्तन के कारण कीट और फलियां संक्रमित लार्वा जैसे रोगों में हो रही वृद्धि। किसानों को रासायनिक कीटनाशकों के सीधे छिड़काव के बिना एकीकृत कीट प्रबंधन को अपनाने की जरूरत। और बांदा में इस समय जिले के अधिकारी कर रहे हैं धान की कटाई। बेमौसम बारिश से बर्बाद फसल का आकलन, प्रति हेक्टेयर उत्पादन और सही कीमत को लेकर जिलाधिकारी चला रहे हैं अभियान। बांदा के अलग अलग ब्लॉकों में किसानों के खेतों में पहुंच रहे हैं अधिकारी। तो चलिए खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से त्रिपुरा के 1,47,000 से अधिक लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG की पहली किस्त हस्तांतरित की है। इस अवसर पर इन लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 700 करोड़ रुपए से भी अधिक जमा किए गए हैं। त्रिपुरा की अनूठी भू जलवायु स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री की पहल के बाद विशेष रूप से इस राज्य के लिए कच्चा घर की परिभाषा बदल दी गई है, जिसके मद्देनजर कच्चे घरों में रहने वाले इतनी बड़ी संख्या में लाभार्थी पक्का घर पाने के लिए निर्दिष्ट सहायता प्राप्त करने में सक्षम हो गए हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। और अब बात करेंगे अरहर की खेती के बारे में। इस समय अरहर की खेती खड़ी हुई है, लेकिन उसमें जो कीटों का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से ये उम्मीद जताई जा रही कि कहीं ना कहीं उत्पादन इससे घट सकता है। खरीफ फसल की कटाई अंतिम चरण में है, पर अब केवल अरहर की फसल ही खेतों में खड़ी, लेकिन यह फसल भी अब कीटों से ग्रसित हो रही है। इस साल सभी खरीफ फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। खरीफ फसलों की कटाई अंतिम चरण में है, अब केवल अरहर की फसल ही खेतों में खड़ी है। इसको लेकर लगातार ये भी कोशिश की जा रही है कि जो कीटों का प्रकोप है उससे कहीं ना कहीं इस फसल को राहत पहुंचाई जाए, लेकिन ये फसल अब भी कीटों से ग्रसित हो रही है और इसका असर सीधे उत्पादन क्षमता पर पड़ेगा, जिससे जो किसानों की आय है उस पर भी पड़ेगा। इस साल सभी खरीफ फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। पहले कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा कि बेमौसम बारिश की वजह से धान की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, धान की खेती करने वाले किसानों को नुकसान पहुंचा, लेकिन अब अरहर की खेती में कीटों का प्रकोप है। इसलिए अब किसानों को कीटों से अरहर की सुरक्षा के लिए सही कदम उठाने की जरूरत है कि यही मौका है कि वो रासायनिक उसका छिड़काव कर सकते हैं। रोगों के लिए सही योजना नहीं बनाई गई तो उत्पादन में 70% तक कमी आ सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि कीटों का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा है। जलवायु परिवर्तन के कारण कीट और फलियां संक्रमित लार्वा जैसे रोगों में वृद्धि हुई है। इसकी वजह से फसल को जो है वो भारी नुकसान पहुंच रहा है। किसानों को रासायनिक कीटनाशकों के सीधे छिड़काव के बिना एकीकृत कीट प्रबंधन को अपनाया जाना चाहिए, ताकि फसलों को कोई नुकसान भी न पहुंचे। इसमें क्राइसोपा, परभक्षी मकड़ी, ढाल कीड़ा जैसे मित्र कीटों की अच्छी संख्या होती है, जो कीड़ों के परभक्षी होते हैं और इससे उनको राहत पहुंच सकती है। खेत में पक्षियों की फसल के लिए 50 से 60 स्थान प्रति हेक्टेयर 1 से 2 फीट की ऊंचाई पर बर्ड स्टॉप स्थापित किए जा सकते हैं, जिससे उनकी फसलों को राहत पहुंचेगी। ये भी किया जाना चाहिए इसके साथ साथ पक्षियों को लार्वा पर फीड करने की जो अनुमति देगा और उससे जो उनकी फसल है वो सुरक्षित रहेगी। फूल आना शुरू हो जाए तो 5% नीम के अर्क का छिड़काव करें, जो जैविक खाद की तरह इसका उपयोग किया जा सकता है, नीम के अर्क का, और इससे फसल को सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके अलावा 300 ppm को 50 मिली प्रति 10 लीटर पानी में भी मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, इससे भी कीड़ों से राहत मिलेगी। दूसरा छिड़काव शाम को करना चाहिए जब फलियां लार्वा पहले चरण में हो, इससे जो। और अब बात करते हैं बारिश की। तमिलनाडु के बाद अब भारी बारिश का खतरा केरल में भी पहुंच गया है। केरल में कई घंटे की जोरदार बारिश की वजह से नदियां कई जगह खतरे के निशान को पार कर गई हैं।
तिरुवनंतपुरम के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव की वजह से लोगों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विज्ञान विभाग ने राज्य में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पठानमथिट्टा, अलापुझा, कोट्टयम, एर्नाकुलम और इडुक्की जिलों में आज भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन तक केरल के बड़े हिस्से में बारिश होगी। इस चेतावनी के बाद स्थानीय प्रशासन ने कमर कस ली है। और वही बात करें प्रदूषण की, तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोहरे और प्रदूषण की वजह से हवा का स्तर बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार वायु गुणवत्ता सूचकांक में मामूली सुधार हुआ है। दिल्ली में आज AQI 386 पर है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है, जो पहले लगातार 9 दिनों तक गंभीर श्रेणी में था। संवेदनशील समूह के अंतर्गत आने वाले या सांस की बीमारियों से जूझ रहे लोगों को सभी तरह की शारीरिक गतिविधियां रोकने की सलाह दी गई है। दिशा निर्देशों के अनुसार यदि नागरिक बाहर निकलना चाहते हैं तो उन्हें मास्क पहनना होगा। विशेष रूप से मास्क जिन्हें N95 या P100 रेस्पिरेटर के रूप में जाना जाता है, इसका सुझाव दिया गया है। साथ ही अस्थमा के मरीजों को तो राहत की दवा भी अपने साथ रखनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश के बस्ती में गृहमंत्री अमित शाह ने खेल महाकुंभ कार्यक्रम के शुभारंभ के मौके पर अपने संबोधन में गृहमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 46 लाख किसानों को 36,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ कराने का काम यूपी सरकार ने किया है। 435 लाख मीट्रिक टन धान व गेहूं, जिसका मूल्य 80,000 करोड़ रुपए है, इसको खरीदने का काम योगी सरकार लगातार कर रही है। यूपी के अंदर 46 लाख किसानों का 36,000 करोड़ का ऋण माफ करने का काम यूपी सरकार ने किया। 435 लाख मैट्रिक टन धान और गेहूं और 80,000 करोड़ के धान और गेहूं खरीदने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना में 2,53,00,000 किसानों को 98,000 2,53,98,000 किसानों को 37,000 करोड़ रुपया सीधा बैंक अकाउंट में भेजने का काम किया है। 45 कृषि मंडियों को टैक्स फ्री किया है। 27 मंडियों को कंप्यूटर से जुड़ा है और इस शुगर कैन का कटोरा बनाने वाले, गन्ने का कटोरा बनाने वाले प्रदेश में नई शुगर मिल भी चालू करने की प्रक्रिया योगी जी ने कर दी थी। और अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस में अमेरिका 100वें सदस्य के तौर पर शामिल हो गया है। भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा देने के लिए साल 2016 में 16 जनवरी में अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस की शुरुआत की थी। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम में आयोजित COP26 सम्मेलन के अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि जॉन कैरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस दिशा में शुरुआत की थी और अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का हिस्सा बनने में हमें खुशी हो रही है। सोलर अलायंस के महानिदेशक डॉक्टर अजय माथुर ने सतत विकास और आर्थिक गतिविधियों के लक्ष्य हासिल करने की दिशा में सौर ऊर्जा को काफी अहम बताया है। और भारत स्वच्छ ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्ध है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने की दिशा में भारत ब्रिटेन के साथ मिलकर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की भी पहल COP26 के दौरान की। विज्ञान व तकनीक के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने COP26 के दौरान मिशन इनोवेशन इनिशिएटिव के दौरान बताया कि नीदरलैंड के साथ मिलकर भारत का मिशन बायो रिफाइनरी लॉन्च स्वच्छ ऊर्जा और वहन करने योग्य ऊर्जा समाधान की ओर एक कदम है। और किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार हर तरह के प्रयास कर रही है। ऐसे में यह भी जरूरी है कि किसानों का मनोबल ऊंचा रहे, उन्हें इस बात का एहसास है कि सरकार का हर अंग उनके साथ खड़ा है और खेती एक मजबूत आधार है। इसी कड़ी में बांदा के जिलाधिकारी अनुराग पटेल किसानों के खेतों में पहुंचे और धान की कटाई की। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमित किसानों को क्षतिपूर्ति अदा करने के लिए क्रॉप कटिंग के आंकड़े जानने खुद खेतों में पहुंचकर खराब फसल का आकलन भी कर रहे हैं। पिछले दिनों हुई बेमौसम बारिश से बड़ी संख्या में किसानों को नुकसान पहुंचा था, इसलिए फसल नुकसान का आकलन करने के लिए इस समय बांदा जिलाधिकारी खुद गांव-गांव पहुंच
चक्कर लगा रहे हैं ताकि सही और समय पर किसानों को फसलों की क्षतिपूर्ति मिल सके। अनुराग पटेल ने खुद किसानों के खेतों में जाकर धान की कटाई वो कर रहे हैं। शुक्रवार को वह खुद कुछ देर के लिए किसान बन गए, हंसिया थामकर किसानों के साथ धान की फसल काट रहे हैं ताकि यह भी पता चल सके कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या है। इसलिए खुद धान काटकर और धान निकलवाकर वजन भी कराया गया ताकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन का पता चले और फिर उसी के हिसाब से भुगतान की जो प्रक्रिया है वो तय की जा सके ताकि किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम मिल सके और किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। इस समय अनुराग पटेल का फसल कटाई अभियान चल रहा है ताकि सही कीमत किसानों तक पहुंचाई जा सके। डीएम के निर्देश पर जिले के सभी अधिकारी अलग अलग ब्लॉक में जाकर किसानों के खेतों में फसल काटने का काम कर रहे हैं। और हरियाणा के गृह मंत्री ने कहा कि किसान आंदोलन को 1 साल हो गए हैं। अब किसानों को अपने नेताओं से पूछना चाहिए कि जिस मुद्दों को लेकर आप आंदोलन कर रहे हैं उसमें कितनी प्रगति हुई। अगर उनको लगता है कि उनके नेता वार्ता करने में सक्षम नहीं है तो उन्हें नए नेता चुनना चाहिए जो वार्ताकार समाधान कर निकाल सके। देखिए, ये किसान नेतृत्व का फेल्यूर है, नाकामयाबी है। किसी भी आंदोलन को कामयाब करने का दायित्व उस आंदोलन के नेताओं पर होता है। हमारा एक प्रजातांत्रिक देश है। प्रजातंत्र में मसलों का हल लाठियों से या धक्का मुक्की से नहीं होता। प्रजातंत्र में मसलों का हल बातचीत से होता है और हमारी सरकार बार बार इनको बातचीत के लिए बुला रही है, बार बार कहती है कि आओ बात कर लो। हमारे कृषि मंत्री तोमर जी ने भी बार बार कहा है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि आओ बात कर लो, लेकिन ये बात करते नहीं है। साथ ही हरियाणा के गृह मंत्री ने यह भी कहा कि किसान आंदोलन अपने पुराने नेताओं के चक्कर में सरकार से बात नहीं कर रहा है, जबकि सरकार उनसे हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है। अब 1 साल हो गया इनको बैठे हुए। अब तो किसान भाइयों को अपने नेताओं से पूछना चाहिए कि 1 साल हो गया, तुमने हमें घरों से लाकर सड़कों पर बैठा दिया। जिस मुद्दे को लेकर आप आंदोलन कर रहे हैं उसमें कितनी प्रगति हुई, कहां तक पहुंचे हैं आप? और अगर उनको लगता है, और अब समय आ गया है कि हम बच्चों को एक स्वस्थ खिलौना दें। प्लास्टिक की जगह देशी इको फ्रेंडली खिलौने अपनाएं। गुजरात की इन सुंदर गुड़ियाओं को देखकर आप भी इन्हें लिए बगैर नहीं रह पाएंगे। पेश हमारी ये खास रिपोर्ट। रंग बिरंगे धागों से, प्राकृतिक रंगों से बनी ये गुड़ियां किसी भी बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकती है। आज जब प्लास्टिक की डॉल्स, प्लास्टिक के खिलौने सभी की पहली पसंद बन चुके हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के सपने को गांधीनगर का कलाश्री फाउंडेशन और उसमें कार्यरत ये तमाम महिलाएं साकार कर रही हैं। मशीनरी डॉल के जमाने में पिछले 60 से अधिक वर्षों से हाथ से गुड़िया बनाने का काम कर रही हैं रंजन बेद और उनकी ये टीम। 1 लाख से अधिक हाथ से बनी हुई गुड़िया बनाने के लिए इस संस्था को हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। इसके साथ पिछले वर्ष इन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी स्थान मिला। मैंने बोलाती हुई कि चलो टाइम शुरुआत में काफी मुश्किल हुई, लेकिन फिर धीरे धीरे महिलाएं एकजुट होती गईं और खिलौने हमने बनाने सीखे। ये बहुत ही अच्छे खिलौने हैं। ये गुड़ियाँ हमारे बच्चों को स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करती हैं। साथ ही साथ इन खिलौनों की वजह से, इन गुड़ियाओं की वजह से हम महिलाओं की जिंदगी में भी एक बड़ा बदलाव आया है। हाथ से बनी इन गुड़ियाओं को बनाने के पीछे लक्ष्य है कि भारत की विविध संस्कृति और कला को लोगों तक पहुंचाया जाए
साथ ही साथ हमारे बच्चों को एक स्वस्थ और अच्छा खिलौना खेलने को मिले। कलाश्री फाउंडेशन के साथ जुड़ी हैं 30 से अधिक महिलाएं। ये महिलाएं हाथ से बनी गुड़िया बनाकर अपनी आजीविका भी कमा रही हैं और पूरी दुनिया में भारत की कला और संस्कृति का प्रचार प्रसार भी कर रही हैं। हाथ से बनी इन गुड़ियाओं में आपको उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक के भारत की झलक दिख जाएगी। ये गुड़ियां बेहद इको फ्रेंडली हैं, साथ ही बच्चों से लेकर वृद्ध लोगों तक सभी को लुभाने का काम कर रही हैं। वर्षों से हम विदेशी ब्रांड के प्लास्टिक के खिलौने खरीदते आ रहे हैं। हमारे बच्चे उन्हीं को पसंद करते हैं। हमारा उद्देश्य था भारतीय हाथों से बना भारतीय खिलौने हमारे बच्चों तक पहुंचे। खुशी है कि हम उस उद्देश्य में सफल हो रहे हैं। 78 वर्ष की उम्र में भी बेहद ही शौक और जज्बे से गुड़िया बनाने वाली गांधीनगर की रंजन बेन का जोश और जज्बा सभी को हैरान कर देता है। ये महिलाएं अपनी कला से न केवल मेक इन इंडिया के सपने को साकार कर रही हैं, बल्कि अपने साथ अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाकर लोगों को प्रेरित कर रही हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए गांधीनगर से लक्ष्मण राजपूत के साथ सुमन बोराना की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे मंडी भाव की और देखेंगे कि देश भर की अलग अलग अनाज मंडियों में अनाज का क्या क्या है भाव। इन दिनों धान की सरकारी खरीद चल रही है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने चंडीगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु और बिहार के खरीद राज्यों साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों में खरीफ विपणन सीजन 2021 और 22 के लिए 8 नवंबर तक 209.52 LMT से अधिक धान की खरीद की है। चल रही धान की खरीद से अब तक लगभग 11.57 लाख किसान 41,066.80 करोड़ रुपए के MSP मूल्य के साथ लाभान्वित हुए हैं। आपको बता दें कि पिछले वर्षों की तरह ही KMS 2021 और 22 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। वहीं बात धान की बुआई की करें तो चालू रबी सीजन में धान की बुआई बीते साल से कुछ पीछे चल रही है। धान के रकबे में अब तक 82,000 हेक्टेयर की कमी आई है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 और 22 के लिए 12 नवंबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी धान की कुल बुआई 6,06,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020 और 21 के दौरान बुआई का रकबा 6,88,000 हेक्टेयर रहा था। शनिवार को कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य रही। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्क नेट के अनुसार धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की नगरी मंडी में 12 नवंबर को धान का भाव रहा 1,500 रुपए क्विंटल। 13 नवंबर को इसके भाव में 30 रुपए की तेजी आई और भाव 1,530 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचे। वहीं राज्य की नारायणपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहां 12 और 13 नवंबर को धान 1,200 रुपए क्विंटल पर बिकी। इसी तरह गुजरात की दाहोद मंडी में धान के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 12 नवंबर को धान का भाव था 1,320 रुपए क्विंटल। 13 नवंबर को इसके भाव में 10 रुपए की मजबूती आई और भाव 1,330 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश की दिव्यापुर मंडी में सामान्य क्वालिटी की धान के भाव में उठाव दर्ज किया गया। यहां 12 नवंबर को सामान्य धान का भाव था 1,275 रुपए क्विंटल। 13 नवंबर को इसके भाव में 25 रुपए की तेजी आई और सौदे 1,300 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचे। हालांकि राज्य की ही संभल मंडी में 12 नवंबर को सामान्य क्वालिटी की धान का भाव रहा 1,935 रुपए क्विंटल। 13 नवंबर को इसके सौदे बिना किसी घटत बढ़त के 1,935 रुपए क्विंटल पर बरकरार रहे।
देश से होने वाली मूंगफली के निर्यात में कमी आई है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में भाव पर देखने को मिल सकता है। मूंगफली के निर्यात की बात करें तो साल 2021 में अप्रैल से सितंबर के दौरान मूंगफली के निर्यात में 3000 टन की गिरावट दर्ज की गई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा के अनुसार देश से 1,95,050 टन मूंगफली का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में निर्यात 1,98,706 टन का हुआ था। वहीं देश भर में हो रही रबी मूंगफली की बुवाई का रकबा बीते साल से 61,000 हेक्टेयर बढ़ा। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 12 नवंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी मूंगफली की बुवाई 1,60,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुवाई का रकबा 99,000 हेक्टेयर रहा था। राज्यों में हो रही तिलहनी फसलों के रकबे पर नजर डालें तो राजस्थान में अब तक तिलहन की खेती दूसरे राज्यों के मुकाबले आगे चल रही है। यहाँ 7,75,000 हेक्टेयर में तिलहन की खेती हो चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश की 3,07,000 हेक्टेयर, तेलंगाना में 65,000 हेक्टेयर, हरियाणा में 56,000 हेक्टेयर, जबकि कर्नाटक में तिलहन 40,000 हेक्टेयर में बोई जा चुकी है। सप्ताह के आखिरी दिन शनिवार को एगमार्क नेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की भनवद मंडी में 12 नवंबर को मूंगफली का भाव रहा 5,300 रूपए। 13 नवंबर को इसके भाव में 50 रूपए की तेजी आई और भाव 5,350 रूपए पर जा पहुंचा। हालांकि धौराजी मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 12 नवंबर को मूंगफली का भाव था 5,180 रूपए। 13 नवंबर को इसके भाव में 25 रूपए की गिरावट आई और भाव 5,155 रूपए पर आ गया। धरौल मंडी में 12 नवंबर को मूंगफली का भाव रहा 4,835 रूपए। 13 नवंबर को इसके सौदे में 180 रूपए की गिरावट आई और हो गया 4,655 रूपए। राजकोट मंडी में इस दौरान मूंगफली के भाव में सस्ती रही। यहाँ शुक्रवार को मूंगफली का भाव था 5,150 रूपए। शनिवार को इसके सौदे 50 रूपए टूटकर 5,100 रूपए पर हुए। राजस्थान के लालसौड़ मंडी में 12 नवंबर को मूंगफली का भाव रहा 4,951 रूपए। 13 नवंबर को इसका भाव 1 रूपए लुढ़क कर 4,950 रूपए आ गया। हालांकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान हाइब्रिड मूंगफली के भाव स्थिर रहे। यहीं 12 और 13 नवंबर को मूंगफली 5,600 रूपए पर बिकी। बता दें कि घरेलू स्तर पर मूंगफली की पैदावार में अच्छी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान खरीफ मूंगफली की उपज 8.25 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है। और अब बात मौसम की कर लेते हैं और देखते हैं कि इस मौसम में जो किसान है अपनी फसलों का कैसे रखें ध्यान। ये समय रबी की फसल बोने के लिए अनुकूल है। असम के किसान तैयार साली धान की कटाई करें और उसके बाद रबी की फसलों की बुआई के लिए खेत की जुताई करें। असम में इन दिनों आलू की बुआई कर सकते हैं। जो किसान रबी की मक्का बो चुके हैं, उनको सलाह है कि वे खेत में खरपतवार निकालने और हल्की निराई का काम करें। यहाँ के किसान सरसों और राई की बुआई के लिए भी खेत तैयार कर लें। असम की ब्रह्मपुत्र घाटी के निचले इलाकों में राई, सरसों और तोरिया की बुआई करें। ब्रह्मपुत्र घाटी के मध्य और उत्तरी हिस्सों में भी राई, सरसों और तोरी बोएं। अरुणाचल प्रदेश में भी इन दिनों आलू की बुआई की जा सकती है। इसके साथ ही मिजोरम में पकी हुई धान की कटाई समय पर पूरी कर लें। यहाँ के किसान इन दिनों मक्का की बुआई को जारी रखें। मिजोरम में आलू की बुआई कर सकते हैं। त्रिपुरा में राई की बुआई का काम करें। नागालैंड में साबूदाना की कटाई करें। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ के उप हिमालय पश्चिम बंगाल के पहाड़ी हिस्सों में तैयार सोयाबीन की कटाई और गोभी वर्गीय सब्जियों की रोपाई करें। फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की बुआई के बाद जब पौधों पर 5 से 6 हफ्तों में 3 से 4 पत्तियां आ जाएं, तो रोपाई कर लें। यहाँ गोभी वर्गीय फसलों में सफेद मक्खी की निगरानी भी करते रहें। गांगे पश्चिम बंगाल के नए जलोड़ इलाके में मटर बोएं। पश्चिम बंगाल के तटीय खाड़ी क्षेत्र में अमन धान की कटाई करें। पश्चिम बंगाल में तैयार बड़ी इलायची की कटाई भी समय पर कर लें।
चने की बुआई अक्टूबर के मध्य से नवंबर के प्रथम सप्ताह तक होती है। अभी इसकी पछेती बुआई की जा सकती है। जहां सिंचाई के साधन है वहां 1 हेक्टेयर जमीन के लिए 60 किलो बीज चाहिए, जबकि बारानी इलाकों में इतने ही रकबे के लिए 75 किलो बीज की जरूरत होगी। बुआई के समय कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें और गहराई 10 सेंटीमीटर। सिंचाई की बात करें तो बुआई के 45 दिन बाद और फिर 75 दिन बाद 2 सिंचाई जरूर करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। चने में अंगमारी रोग होने का खतरा बना रहता है। बचाव के लिए बीजों को बुआई से पहले ही शोधित कर ले। इसके अलावा बीज को उपचारित जरूर कर ले। अलग अलग इलाकों के लिए पूसा संस्थान दिल्ली ने अलग अलग किस्में तैयार की है। पूसा 372 देसी किस्म है। इसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात में लगाया जा सकता है। इसकी पछेती बुआई करने पर 1 हेक्टेयर में 18 से 22 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा 372 की खूबी ये है कि इसमें मृदा जनित रोगों जैसे मुरझाना और जड़ गलन से लड़ने की क्षमता होती है। दाल और बेसन बनाने में ये काफी उपयोगी है और 140 से 145 दिनों में पक जाती है। तो चलिए अंत में मुख्य समाचारों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज त्रिपुरा में 1,47,000 से अधिक लाभार्थियों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की पहली किस्त की हस्तांतरित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित कार्यक्रम में लाभार्थियों के बैंक खातों में 700 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भी की गई हस्तांतरित। तमिलनाडु के बाद अब केरल में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। तो मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। तमिलनाडु के बारिश प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी। अरहर की फसल में कीटों की मार। जलवायु परिवर्तन के कारण कीट और फलियां संक्रमित लार्वा जैसे रोगों में हो रही वृद्धि। किसानों को रासायनिक कीटनाशकों के सीधे छिड़काव के बिना एकीकृत कीट प्रबंधन को अपनाने की जरूरत। और बांदा में इस समय जिले के अधिकारी कर रहे हैं धान की कटाई। बेमौसम बारिश से बर्बाद फसल का आकलन, प्रति हेक्टेयर उत्पादन और सही कीमत को लेकर जिलाधिकारी चला रहे हैं अभियान। बांदा के अलग अलग ब्लॉकों में किसानों के खेतों में पहुंच रहे हैं अधिकारी। तो इन्हीं खबरों के साथ किसान समाचार में आज अभी बस इतना ही। नमस्कार। बदलते भारत की शान।